Hello friends, I am Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को अक्सर बच्चे डिफिकल्ट मानते हैं, टेक्निकल मानते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर इस टॉपिक को एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा जाए तो इस टॉपिक में कोई खास दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली हम एक कमजोरी अपने अंदर रखे हुए हैं, हम क्वेश्चंस करके कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, कंसेप्ट को करके क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं, और इसीलिए हमें इस तरह के टॉपिक में जो टेक्निकल होते हैं, वास्तव में टेक्निकल होते हैं, हमें टेक्निकलिटी नजर आती है। रीजन हम क्वेश्चन वाइज ये दिमाग में रखते हैं, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन में ये करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में ये करते हैं, और कितना याद करेंगे भाई। तो अगर आप याद नहीं करना चाहते हैं, अगर आप इस टॉपिक को जिसका नाम है पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, आप लोग एक बड़े तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज एक सिस्टम से सीखना चाहते हैं, तो मेरी वीडियोस को, आने वाली वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने अभी बताया अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ये अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो 30 मार्क्स का है। 30 मार्क्स इसी के लिए रखे हुए हैं। अभी कोविड-19 के चलते हमारा कुछ सिलेबस कम कर दिया गया है। क्या क्या सिलेबस कम किया गया है ये मैं ग्रेजुअली आपको बताऊंगा, धीरे धीरे चीजें बताऊंगा। जहां जहां टॉपिक में आएंगे कि ये चीज कम कर दी है, ये कम कर दी है, वो सब चीजें आपको बताऊंगा। अगर आप एक साथ देखना चाहते हैं तो मैंने 2 वीडियो लेक्चर अपने YouTube पर डाल रखे हैं, उन वीडियो लेक्चर्स को आप देखिए, सिलेबस से संबंधित। मैं हमेशा एडवाइस करता हूं बच्चों को, दोनों सिलेबस देखिए। जब फुल सिलेबस की बात करते थे वो भी देखिए, और जब रिड्यूस हो गया है तो रिड्यूस होने के बाद वाला सिलेबस भी देखिए, जिससे आप कंपेयर कर पाए, ओके ये चीज पहले थी, ये चीज नहीं है। तो मेरे दोनों लिंक मैं आपको दे दूंगा इसमें आज डिस्क्रिप्शन में, उनको जरूर देखिए आप लोग, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस का पता नहीं होगा तब तक हम उस टॉपिक को समझने में दिक्कत करेंगे, हम उस सब्जेक्ट को समझने में दिक्कत करेंगे। यहां मैं आपको एक बात और बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है पार्टनरशिप, ये यही पीछा नहीं छोड़ेगा। आप कल ग्रेजुएशन करने के लिए जाएंगे तो बीकॉम में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आप कल CA/CS करने चले जाएंगे, कोई प्रोफेशनल कोर्स करने चले जाएंगे, वहां भी ये आपके सामने आएगा। और यही है, जो कुछ आज यहां पढ़ेंगे वही वहां थोड़े से एडवांस क्वेश्चन होंगे बस, तो यहीं से बेहतर ना पढ़ के चले जाएं। तो मेरा मानना है इसको यहीं 12th लेवल पर बढ़िया से पढ़िए, यहाँ के लिए भी आसानी हो जाएगी, और आने वाले समय में जब आप ये टॉपिक कहीं भी एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे तो वहां भी आपके लिए आसानी होगी। स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर लिखा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, 30 मार्क्स का है। ये फंडामेंटल हम जो आज शुरू करने वाले हैं, फंडामेंटल्स यानी कि बेसिक चीजें हम इसमें करने वाले हैं, बेसिक कंसेप्ट हम करने वाले हैं शुरुआत में कुछ। मैंने फिर लिखा है कि सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि हमारी सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट की ये हमें बताती है कि पार्टनरशिप क्या है। हमारे सामने 3 शब्द आएंगे। पार्टनर कौन होते हैं, पार्टनरशिप किसे कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, इन तीनों में क्या अंतर है, इस चीज को हम समझेंगे। यहां पर मैंने सेक्शन 4 के अनुसार जो डेफिनेशन दी हुई है मैं उसकी बात करता हूं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। मतलब यह है कि पार्टनरशिप तो एक रिलेशन है, एक संबंध है। किनके बीच है ये संबंध, पर्सन्स हु हैव एग्रीड, जो एग्री हो चुके हैं, किस बात के लिए एग्री हो गए हैं, टू शेयर द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए वो लोग एग्री हो गए हैं। किस चीज का, बिजनेस का, प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल। ये बिजनेस उनमें से
सभी के द्वारा मिलकर किया जा सकता है, या एनी ऑफ देम, कोई एक कर ले उनकी तरफ से, और लेकिन वो जो एक करेगा वो बाकियों की, एक्टिंग फॉर ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब ये है, सपोज करिए 4 पार्टनर हैं, ए बी सी डी, ये चारों पार्टनर इस पार्टनरशिप के काम को मिलजुल करके देखते हैं। हो सकता है, इस डेफिनेशन के अनुसार हम देख रहे हैं, हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए 3 को तो समय ही नहीं है, मान लीजिए सी और डी, मान लीजिए 2 कहते हैं कि हमें समय नहीं है जी, ए और बी आप ही इस काम को देखिए, या बी सी डी तीनों कहते हैं भाई हमें समय नहीं है, हमने पैसा लगा दिया, हमने रिसोर्सेज आपको दे दिए, ये पार्टनरशिप चलेगी, हमारे सबके मिला बनाए हुए नियमों से चलेगी, लेकिन आप ही इसके पूरे काम को संभालिए, आप ही देखिए, तो ये भी पॉसिबल है। मतलब सभी लोग मिलकर करें, या कोई एक सबके बिहाफ पर, सबकी तरफ से उस पार्टनरशिप फर्म को चलाए। अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी वजह से बाकी लोगों ने इस बात की एक्सेप्टेंस दी है कि आप हमारी तरफ से काम करिए, आप हमारी तरफ से इस फर्म को चलाइए, तो जिम्मेदारी, अगर इसको ध्यान से समझे तो जिम्मेदारी उन तीनों की भी है। वो ये नहीं कह सकते हैं कि जी मिस्टर ए चला रहे थे फर्म, तो अगर कुछ गलत हुआ तो इन्होंने किया, नहीं, जिम्मेदारी उनकी भी होगी। हम रेस्पॉन्सिबिलिटी और इन चीजों को पढ़ेंगे। अभी हमें लगता है कि भाई ये कंसेप्ट, ये इस तरह की बातें सीखने से क्या लाभ, हमें तो क्वेश्चन करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है, गुडविल कैसे कैलकुलेट करने हैं ये निकालनी है, पार्टनरशिप का एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा तो हमें कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं, हमें तो बैलेंस शीट बनानी है, हमारा इससे क्या मतलब है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर आप ये चीजें नहीं सीखेंगे तो आपको पार्टनरशिप का पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने में भी दिक्कत आएगी, आपको बैलेंस शीट बनाने में भी दिक्कत आएगी, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को भी समझने में दिक्कत आएगी। ये बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड है। यानी कि आप इस चैप्टर को सिस्टम से पढ़िए और मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कोई क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, हर चीज इतने तरीके से समझ में आएगी। स्टूडेंट्स, बात करते हैं फिर यहां वापस से, ये पार्टनरशिप फर्म, मैंने एक टाइटल लिखा है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है। आप लोग कंपनी के मैं लेक्चर दे चुका हूं अपने YouTube पर ही, तो अब आपने कंपनी को देखा, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो क्या ये पार्टनरशिप फर्म जो होती है ये भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है? क्या ये भी इस बिजनेस, ये भी इसका अलग अस्तित्व होता है इसके पार्टनर से? तो भाई यहां पर कंपनी में तो एक लाइन में हम कह देते थे, कानून की नजर में भी लिखा हुआ था इन द आई ऑफ लॉ ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। लेकिन यहां भी क्या हम पार्टनरशिप फर्म के लिए कह सकते हैं? तो भाई बड़ी सीधी सी बात है, हम पार्टनरशिप फर्म की जब बात करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लीगल एस्पेक्ट। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लीगल एस्पेक्ट जब हम ये क्वेश्चन सर्च करते हैं कि क्या ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो अलग आंसर आता है, और यदि हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्च करते हैं तो फिर आंसर अलग आता है। स्टूडेंट्स, पहले बात करते हैं कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लीगल एस्पेक्ट, जब लीगल एस्पेक्ट की बात होती है तो लीगल एस्पेक्ट के हिसाब से नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, इसका मतलब क्या है जी? तो पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, इसका मतलब है कि अगर कल फर्म को लॉस हो जाए, अगर फर्म की कोई कर्जदार हो जाए फर्म, तो उस कर्जदारी को पहले तो फर्म की एसेट से ही वसूल किया जाएगा, लेकिन अगर नहीं वसूल हो पाई तो जो प्राइवेट एसेट्स हैं पार्टनर की, उसको भी इस्तेमाल किया जाएगा उस लॉस की भरपाई के लिए। क्योंकि इन द आई ऑफ लॉ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पार्टनर्स एसेट एंड पार्टनरशिप एसेट। हां, ये जरूर है, एक सीक्वेंस से चलेंगे। सीक्वेंस कहती है पहले फर्म की एसेट को यूज कीजिए, जब वो एग्जॉस्ट हो जाए, जब वो खत्म हो जाए, तो तब आप फिर पार्टनर की एसेट पर चले जाइए। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी।
स्टूडेंट्स, लेकिन जब हम बात करते हैं यहां फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसका मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन अलग, यानी कि जो कॉन्सेप्ट हमने जो शुरुआत में 11th की वीडियोस में मैंने ये समझा भी रखा है, आप लोग जानते भी 11th करके आए कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। ये चीज तो हम पढ़ कर के आए, वही नियम यहां भी लगेगा। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। स्टूडेंट्स, हम एक नोट के रूप में मैंने बात लिखी हुई है, अभी मैं इसे बताता हूं। हम इस चैप्टर में और विशेष क्या चीजें पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। बहुत बड़ा खेल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के साथ ही चलता है इस चैप्टर में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से बच्चे टेंशन में ही रहते हैं, कुछ चेंज हो गया, कैसे नई रेशो निकालेंगे, क्या इफेक्ट आएगा, कैसे इफेक्ट आएगा। मैं कहता हूं कोई दिक्कत ही नहीं है, छोटी छोटी सी बातें हैं, बस उनको अगर आप दिमाग में रखेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी स्वतः ही हो जाएंगे, आराम से आप लोग कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं पहले अब नोट आपके लिए ये पढ़ देता हूं और इसको समझाता हूं। ये कहते हैं पार्टनरशिप फर्म कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप फर्म अस्तित्व में आती है विद एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्संस। जब एग्रीमेंट हो जाए 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों के बीच, हैविंग नॉट मोर देन 50 पर पार्टनर्स। मतलब ये है, यहां से हम देख सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। अगर 50 से ज्यादा पार्टनर हुए तो वो फिर पार्टनरशिप फर्म का स्टेटस नहीं रहेगा उसका, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए 50 से कम ही लोग मिलकर के पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं जो इस एंगल से चीजें पढ़ा रहा हूं उसका मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता रहता हूं कि आपको एमसीक्यूज आने वाले हैं, 20 मार्क के एमसीक्यूज आते ही हैं, अब आपके पैटर्न में है। अब 20 मार्क के एमसीक्यू आएंगे कहां से? तो वो ऐसी जगह से ही आएंगे। पूछ लिया आपसे कि बताइए पार्टनरशिप कौन सी सेक्शन में है, सेक्शन 4, 5, 3, 6 ऐसे नाम दे दिए, आपको ये याद होना चाहिए सेक्शन 4 के अनुसार होती है। पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932 है। ये चीजें लर्न करने वाली भी हैं। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं यहां, जैसे अभी मैंने ये लिखा कि मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में, यू मस्ट नो कि 50 मैक्सिमम हो सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें आप लोग दिमाग में रखेंगे, एक एक नंबर के काम की चीजें। हाँ, जब क्वेश्चंस करने का नंबर आएगा तो क्वेश्चंस में सीधे पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पार्टनरशिप एक्ट के साथ सेक्शन कौन सी लगती है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यूमेरिकल्स का पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन हमें एमसीक्यू के हिसाब से भी तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अगर 80 मार्क का पेपर है आपका और उसमें से 60 मार्क हमारे थ्योरी के हैं, न्यूमेरिकल के हैं, सॉरी न्यूमेरिकल पोर्शन के, तो 20 तो एमसीक्यू के नाम से वो थ्योरी न्यूमेरिकल कुछ भी हो सकता है, हमें तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो प्रिपरेशन अगर एक सिस्टम से करेंगे तो मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि मार्क्स जितने आपने सोचे नहीं होंगे उतने आएंगे। अगर आप 100 में से 80 के आसपास सोचते हैं तो 90 दिखाई देंगे, 90 सोचते हैं तो 95 दिखाई देंगे, लेकिन पढ़ना सिस्टम से पड़ेगा भाई। आई थिंक मेरी ये बात आपको समझ में आ गई। पहले तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात बताता हूं। आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्टूडेंट्स, हम पार्टनरशिप डीड के बारे में थोड़े से बात करना चाहते हैं। ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है? तो पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पार्टनरशिप का बेस है। देसी तरीके से मैं अगर बताऊं, अगर पार्टनरशिप डीड को हम निकाल दें पार्टनरशिप में से तो फिर पार्टनरशिप का रूप अलग ही दिखेगा। मैं इस चीज को समझाऊंगा। हमें जो एमसीक्यू के क्वेश्चन आने वाले हैं वो यहां से भी आएंगे, पार्टनरशिप डीड से भी दिखाई देंगे आपको। पार्टनरशिप डीड
एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पार्टनरशिप का कानून है। मतलब यह है कि अगर मैं कंपनी की बात करूं और कंपनी में मुझे कोई डिस्प्यूट है, कोई कॉन्सेप्ट मुझे सोचना है, इसमें क्या करें, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाएं, इसमें किस तरह से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें, ये मुझे कुछ मान लीजिए दिमाग में डाउट है, तो मैं फटाफट से जाऊंगा कंपनी एक्ट को उठाऊंगा, कंपनी एक्ट में मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी के बारे में तो कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है। लेकिन हम जब पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप डीड में लिख दिया वही सबके लिए कानून है। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं और मिस्टर ए ने कहा कि मुझे 75% प्रॉफिट चाहिए और बी एग्री हो गया कि चलिए मैं 25% के लिए ही काम करूंगा, यानी कि 3-1 का आपस में इनका सेटलमेंट हो गया। इनका जो PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 3-1 का हो गया। तो अब 3-1 ही सच है। आप ये नहीं कह सकते कि पार्टनरशिप एक्ट में तो इक्वल प्रॉफिट की बात की गई है, आप ये नहीं कह सकते। आपने अगर ये लिख दिया कि कैपिटल पर हम पार्टनर्स की कैपिटल पर इतना इंटरेस्ट देंगे तो वही सच है। इसका मतलब ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप डीड जो पार्टनरशिप के नियम तय करता है। और उन नियमों को, मजे की बात जिसलिए मैं ये सारी भूमिका बना रहा था वो बताता हूं। मजे की बात यह है कि पार्टनरशिप डीड के इन नियमों को जो पार्टनरशिप का कानून है वो भी इग्नोर नहीं कर सकता। आप कहें कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसमें जो नियम लिखे हुए वो ओवरराइड कर देगा इन कानूनों को जो हमने पार्टनरशिप डीड में लिख दिए, ना, नहीं कर सकता। उससे पहले मैं एक शब्द पर यहां जोर देना चाहता हूं। यहां मैंने लिखा हुआ है पार्टनर्स फॉर लॉफुल बिजनेस। ये जो पार्टनरशिप बनती है ये एक लॉफुल बिजनेस के लिए बनती है। इसका मतलब इलीगल बिजनेस के लिए आप एक पार्टनरशिप क्रिएट करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए आपको कुछ एक इलीगल आइटम्स का प्रोडक्शन करना है, मान लीजिए आप गन्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, है ना, देसी तरीके से। एक तो लाइसेंस लेकर कुछ होता है, गवर्नमेंट के सिस्टम है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप सोचते हैं कि गन्स की फैक्ट्री लगाएंगे, गन्स बनाया करेंगे, पार्टनरशिप करते हैं 4 लोग मिलकर, पॉसिबल नहीं है जी। आप लीगल पर्पज के लिए करिए। मान लीजिए सरकार ने किसी चीज पर बैन लगा रखा है, जैसे एसिड है, तेजाब, गवर्नमेंट ने इसकी नॉर्मल बिक्री पर बैन लगा रखा है, लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपको फॉर्मूला पता है तेजाब कैसे बनता है, आपने कहा कि चलो तेजाब बनाने की एक लोकल फैक्ट्री लगा लेते हैं, नहीं लगा सकते। क्यों? मतलब पार्टनरशिप में नहीं लगा सकते, वैसे भी नहीं लगा सकते, पार्टनरशिप इसके लिए कर नहीं सकते। इलीगल काम के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते फर्म का। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई है। तो हम इसकी और पार्टनरशिप डीड के बारे में थोड़ी सी कुछ और बातें लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और इन वीडियोस को आप लगातार ध्यान से देखते रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, आपके सिलेबस से संबंधित और अन्य इन्फॉर्मेशन को लेकर के, तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।